नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की कहानी तारिणी मल्ला। इसी तरह की कहानी और उपन्यास रोज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। तारिणी मल्ला की सहज स्वाभाविक मुद्रा ही बन गई है, सिर्फ काफी नीचे तक झुका झुका कर चलने की, जैसे कि यह उसका स्वाभाविक ही रूप हो, जबकि उसके शरीर की ऊंचाई अस्वाभाविक ढंग से बहुत ही लंबी है। परिणाम स्वरूप घर में प्रवेश करने के दरवाजे के ऊपरी हिस्से से वृक्षों के नीचे से गुजरते समय उनकी डाली से साधारण झोपड़ियों की चालों से अनेक बार उसके माथे पर जोर जोर की चोट भी लग चुकी है और ऐसे ही चोटें खा खा कर ठगे जा जाकर उसने सिर झुकाकर चलना सीख लिया है। परंतु वही तारिणी जब नदी की खुली छाती पर अपनी नौका को खेता होता है तब अपने स्वाभाविक शरीर को बिल्कुल सीधा तान कर ही रखता है। उसके शरीर का सहज स्वाभाविक रूप वहाँ स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, जिसमें कहीं भी तनिक सी कोई लचक नहीं होती। ताड़ के पेड़ से बनी हुई अपनी बड़ी नैया के एक किनारे पर खड़े होकर अपनी लंबी और मोटी बांस की लग्गी से नीचे की ओर धक्के मार मार कर यात्रियों से खचाखच भरी अपनी नैया को वह इस पार से खेते खेते सीधे उस पार ले जाकर भिड़ा देने के बाद ही थमता है। आषाढ़ का महीना है। अंबुवाची त्योहार के उपलक्ष्य में जो यात्री दर्शन पूजन के लिए गए थे, लौटते समय उनका जो रेला यहाँ पहुँचा है, उसकी भीड़ से तो मयूराक्षी नदी के इस गनुटिया घाट पर जैसे एक बाजार ही लग गया है। पैदल चलने के परिश्रम से हारे थके यात्रियों के इस झुंड में सभी के सभी औरों से पहले ही नदी को पार कर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। हुक्के की अपनी गुड़गुड़ी पीते पीते ही तारिणी ने जोर की हाँक डांट लगाई। और नहीं पुजनिया ठकरानो, अब और नहीं, जरूरत से बहुत ज्यादा सवारी पहले ही चढ़ चुकी है। इस समय की हर सवारी गंगा स्नान करने के पुण्य प्रताप के भार से और भारी हो गई है। इन सभी के इस पुण्य से भारी हुई सवारियों के बोझ को मेरी नैया और ना सह पाएगी। नैया पर चढ़ने से सवारियों को वह रोके जा ही रहा था कि तभी एक वृद्ध महिला विनती करते हुए चिल्ला उठी, बस एक सवारी और भाई, बस एक, यही मेरा एक बेटा है और चढ़ा लो। उधर दूसरी ओर से एक और युवती पुकार उठी, अरियो साहबी, अब उठ भी आना, जल्दी चढ़ा, दुश्मनों को हाड़ के दांत को फैलाकर अब और हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साबी, जिसका पूरा नाम है सावित्री, उम्र की अल्लड़ नवयुवती, वह अपने लोगों के आसपास के गांव के कई दूसरी नवयुवतियों के साथ हंसी मजाक भरे वार्तालापों में ऐसी मगन थी कि बात करते करते हंसी की किलकारियां भरते जैसे लोट पोट हुई जा रही थी। उसने वहीं से पलटकर उत्तर दिया, तुम सब चली जाओ, अब इसके बाद जब नैया दूसरा खेप ले जाएगी तब उसी में चढ़कर हम सब की सब एक साथ आ जाएंगी। तारिणी हड़बड़ाते हुए सिफारिश सी करता हुआ बोल पड़ा, नहीं रे छोकरी, तू तो इसी खेप में नैया में चढ़ा, तेरे अकेले का भार भी बहुत है। तुम्हारी जैसी इन तमाम कन्याओं के चरण अगर एक साथ ही मेरी इस नैया पर पड़ेंगे तो तुम लोगों के बोझों से चपकर मेरी यह ढोंगी नैया तो निश्चय ही डूब जाएगी। बातचीत करने में अत्यंत प्रगल्भ मुखर साबी प्रति उत्तर में चहक पड़ी, डूबने को होगी तो तुम्हारी इन बुढ़ियों की खेप जो इस बार नैया में जितनी भरी है ना, उसी में डूब जाएगी तेरी नैया। अरे ओ मल्ला, क्योंकि इनमें से किसी ने 10 बार तो किसी ने 20 बार गंगा स्नान कर करके पुण्य का बोझा बहुत बढ़ा लिया, जबकि हम सब की तो यह बस पहली पहली बार पुण्य की कमाई है। दोनों हाथों को जोड़कर तारिणी फिर बोला, ठीक कहती हो मातेश्वरी, परंतु तुम लोग तो अपने इस एक बार में ही गंगा की लहरों को माथे उठाए ले आई हो। उसकी यह बात सुनकर यात्रियों का दल जोर जोर की आवाजें कर हंसने लगा। फिर उस मल्ला ने अपनी लग्गी को हाथ में संभाला और कूद कर डोंगी नैया के एक सिरे के माथे पर आ चढ़ा। उसका सहयोगी मल्ला काला चांद अभी तक यात्रियों से खेवा का भाड़ा वसूलने में ही लगा हुआ था। वह जोर जोर से हाँक लगाता हुआ बोला, नदी पार करने के खेवा का पैसा देने से किसी ने फाकी तो नहीं मारी है, देख लो, अब भी ठीक से देख लो, खेवा दिए बिना कोई यूं ही ना चला जाए। इतना कहने के साथ ही साथ उसने डोंगी नैया को एक जोर धक्का दिया, जिससे नैया नदी के पानी में बह चली। उसके साथ ही साथ वह भी नैया पे चढ़ाया। लगी से एक भारी धक्का मारकर तारिणी ने फिर आवाज लगाई, हरी हरी बोलो भाई, सब हरी हरी बोल, हरी बोल हरी बोल।
सारे के सारे यात्री एक ही स्वर में चिल्ला उठे, हरि बोल हरि बोल। इतने सारे यात्रियों के कंठ से एक साथ उठी हुई हरि बोल की ध्वनि नदी के दोनों तटों पर खड़ी वनों से भरी हुई धरती के बीच प्रतिध्वनित होती हुई देर तक फिरती रही। नैया के नीचे अत्यंत प्रखर स्रोत में बहती हुई मयूराक्षी नदी अपनी दबी दबी क्रूर हंसी के कलरवों के साथ बहती चली जा रही है। यात्रियों के भीड़ के स्वर पार करो हे हरि, अब तो तारो हे हरि गूंज रहे थे। तभी हंसते हुए तारिणी मल्ला बोल उठा, आप लोग चाहे तो मेरा नाम भी भज सकती हैं, आखिर मैं भी तो पार ही लगा रहा हूं। एक वृद्ध महिला बोली, सो तो ठीक है बात है बाबा, तारिणी अगर ना तारेंगे तो फिर कौन तारेगा, तुम ही बतलाओ। एक झटका देकर लग्गी को खींचकर ऊपर उठा लेने के बाद तारिणी ने बड़े क्रोधपूर्ण स्वर में पुकार कर कहा, अरे वो साला अकेले जरा मरोड़ कर ठीक से पकड़, डांट पतवार को। हाँ भाइयों, यह हमारा संघाती खाना नहीं खाता है बेचारा, यूं मरियल सा क्यों पड़ा है, नदी के बहाव के खिंचाव को देख नहीं रहा है क्या। और बिल्कुल सच्ची बात है, इस मयूराक्षी नदी की प्रखर धारा ही तो इसका विशेषत्व है, जाने कब किस और को खींच लेती है। वैसे वर्ष के 12 महीनों में से 7-8 महीने तो यह मयूराक्षी मरुस्थल की तरह सूखी पड़ी रहती है। उस बेला में तो 1-1.5 मील तक बस बालू ही बालू की राशि धू धू करती रहती है, परंतु वर्षा ऋतु का प्रारंभ होते ही वही मयूराक्षी राक्षसन की तरह भयंकरी हो जाती है। बीच धार से दोनों ओर के किनारों में 4-5 मील के फैलाव तक पीले रंग के मटमैले पानी की धारा में ऊप चूप भरकर ऊंची ऊंची विराट लहरें दौड़ती भागती चलती हैं। कभी कभी तो इसमें हड़कापा बांध तोड़ मरोड़ कर डुबा देने वाली बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ के कारण ऊंची लहरों का ऐसा तूफान जो 6-7 हाथ ऊंचाई तक जल की धारा को बढ़ा देता है और जिस उमड़ती बाढ़ में सामने के मकान, मड़ैया, झोपड़े, खेत खलियान, गांव दर गांव सभी कुछ डुबोते हुए इस तरह से धो पहुँच कर बहा ले जाती है और जैसे इस पूरे इलाके को ही अपना बाढ़ में डुबोती भिगोती चली जाएगी। वैसे इस तरह की हड़प्पा बानी यानी नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली बाढ़ बराबर नहीं होती है। तारिणी के ख्याल में ऐसी घटना आज से 20 वर्ष पहले एक बार हुई थी। नैया चलाना शुरू होने से अब तक के समय के दौरान सूरज भगवान ठीक सिर के ऊपर आ पहुंचे थे, जिनकी अत्यंत प्रखर किरणें देह को जलाने लगी थी। एक पुरुष यात्री ने तो अपना छाता ही खोल लिया है। तारिणी हड़बड़ाकर बोल उठा, अरे ओ ठाकुर महाराज, पाल मत तानो, पाल मत डालो, हवा का झकझोर इतना तेज है कि तुम ही उड़ जाओगे। उस यात्री ने तुरंत ही अपना छाता बंद कर लपेट लिया। यकायक नदी के ऊपर से एक आर्त चीत्कार बचाओ बचाओ ध्वनि में उमड़ पड़ी। इस डोंगी नैया पर सवार सारे यात्री भी अचरज में पड़ गए। तारिणी ने बड़े धीरज के साथ लग्गी चलाते हुए कहा, इसी सब का ख्याल करके मैं सावधान करता हूँ, तुम लोगों को कोई डर नहीं। अरे लोगों, एक डोंगी नैया ओलकड़ों के घाट पर डूबी है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अरे ओ बूढ़ी मैया, आप इस तरह क्यों काँप रही हैं। अरे ओ ठाकुर जी, पकड़ो उस बूढ़ी माँ को, पकड़ो, अपनी बाहों में पकड़कर संभाल लो। अब डर किस बात का, हम लोग तो नदी पार करके अब आगे वाले घाट पर पहुँचने ही वाले हैं। नदी की जलधारा के फैलाव का हिस्सा भी बस समाप्त होने को था कि तभी तारिणी चिल्लाया, अरे ओ केले, क्यों, क्या बात हुई भैया। नदी के पानी की छाती पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते हुए तारिणी शीघ्रता से बोला, ले पकड़ ले लग्गी, तू धर, मैं देखता हूँ। उसकी बात सुनकर केले यानी काला चांद उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में लग्गी का छोर थमाते थमाते तारिणी ने इशारा करते हुए कहा, वह देखो वहाँ वह डूबे जा रही है। कहते कहते तुरंत ही वह प्रखर नदी गति से बहती जा रही नदी की धारा के गर्भ में कूद पड़ा। नैया में सवार औरतों में से कई वृद्धाएं तो जोर जोर से रोने लगी। अरे ओ बाबा तारिणी, अब हम लोगों का क्या होगा रे। काला चांद डपटने लगा, अरे ओ बूढ़ी माताओं, जरा अपने पीछे की ओर भी देखो, कहाँ से रखती जा रही हो, मरोगी मरोगी, तुम सब निश्चय ही मरोगी। पीली पीली मिट्टी को बहाकर जलधारा में ले आने के कारण मयूराक्षी नदी के पीले पड़े पानी के उस बहाव के बीच में सफ़ेद रंग की कोई एक चीज़ कभी ऊपर उभरती तो कभी नीचे डूबती। इसी तरह करते करते फिर कुछ दूरी तक बहती हुई चली आ रही थी। उसको देखकर ही तारिणी बड़ी तेजी के धारा के बहाव की ओर हाथ पैर मारे तैरता बढ़ रहा था। उसके इस प्रकार बढ़ने में जैसे एक बड़ी सी धारा के बहाव की ओर स्वच्छंद गति दिखाई पड़ रही थी। डूबती उतरती बही जाती हुई उस चीज़ के पास वह अब आ ही पहुंचा था कि ठीक उसी क्षण वह चीज़ डूब गई, परंतु उसके ठीक संग संग ही तारिणी ने भी गहरी डुबकी लगा दी
और देखते देखते वह कुछ दूर तक बहता चला गया। फिर ऊपर उठा, तब दिखाई पड़ा कि उसके हाथ में घने काले रंग की कोई चीज पड़ी है। उसे पकड़ते पकड़ते, खींचते खींचते, धारा से थोड़ा टेढ़े होते हुए तिरछे तिरछे तैरता आगे बहता चला। नदी के दोनों किनारों पर खड़ी जनता की नाना प्रकार की आशंकाओं और उत्सुकताओं से भरी निगाहें तारणी पर लगी हुई थी। और देखते ही देखते एक किनारे पर खड़ी जनता की भीड़ जोर जोर से चित्कार करने लगी, हरि बोल हरि बोल। तभी नदी के दूसरे किनारे की जनता ने ऊंची आवाज में प्रश्न करना शुरू किया, ऊपर उठा रहा है क्या? ऊपर उठा है क्या है? आजा आजा। काला चांद उस बेला में उस डोंगी नैया को बड़ी होशियारी से खेता हुआ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। तारिणी मल्ला का भाग्य बड़ा प्रबल है। आज तो उसके भाग्य के दरवाजे ही खुल गए। नदी के पानी की धारा में जो डूबकर बही जा रही थी, दरअसल वह उस इलाके की बहुत ही नामी गिरामी अत्यंत संपन्न परिवार की बहू थी। वस्तुतः ओल कूड़ा के घाट पर कोई डोंगी नैया नहीं डूबी थी, बल्कि बहुत लंबा घूंघट काढ़े रहने वाली यह नववधू ही एक नैया के किनारे पर दबाव बनाकर थोड़ा सरक कर सुरक्षा पूर्वक बैठने की कोशिश करने की अपनी हड़बड़ाहट में वैसी विपत्ति बुला बैठी थी। उसने डूबने से बचने के लिए हाथ पांव फेंके फाके भी थे, परंतु दामी मोटी बनारसी साड़ी के लंबे घूंघट के कारण उसके हाथ ठीक ठिकाने की जगह पर पहुंचे ही नहीं और वह नदी की धारा के पानी में जा गिरी। डूबते उतरते इस प्रकार बहते हुए उसने कुछ पानी भी पी लिया, परंतु अभी उतनी देरी नहीं हुई थी और पानी भी उसने ज़्यादा नहीं पिया था। अतः थोड़े बहुत घरेलू कला कौशल से ही उसके पेट का पानी बाहर निकल आया। तदंतर उसकी चेतना फिर लौट आई। वस्तुतः अत्यंत कच्ची उम्र की कन्या थी वह। अभी 13 या 14 वर्ष से अधिक आयु तो निश्चय नहीं हो सकती। देखने में बड़ी ही रूपवान, कांतिमती और शुभ दर्शना। उसके सुंदर शरीर पर सोने और मणिमुक्ताओं के गहने ढेर सारे पड़े थे। कानों में कुंडल और कर्णफूल, नाक में बड़ी नथ जिसे खींचकर जूड़े तक ले जाया गया था। हाथों में बाला, चूड़ी, शाखा, कंगन तथा गले में जड़ाओं बड़ा हार। होश आने के बाद काफ़ी देर बाद भी वह थर थर काँप रही थी। थोड़ी देर बाद ही उस नव परिणीता बालिका वधू के पति महोदय और उसके ससुर जी भी इस घाट पर आ पहुंचे। तारिणी ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए ऊंची आवाज में पुकारा, गोड़ लग रहा हूँ घोष महाशय जी आपके। उसी हड़बड़ी में उस कन्या ने अपना घूंघट फिर तान लिया। तारिणी बोला, अब और लोक लज्जा में मत नहाओ माँ। अरे थोड़ा दम तो लो, ठीक से सुस्ता लो। लोकोक्तियों में कहते हैं ना, लाज में पड़कर जो माँ होटती है कुकड़ी, वह सिद्ध होती है विपत्ति की दुकड़ी। संकट के समय लाज शर्म की परवाह करने के चक्कर में अपना विनाश बुला लेना ठीक नहीं। घोष महाशय ने आगे बढ़कर बड़े प्रसन्न मन से पूछा, बोल तारिणी, तुझे बख्शीश में क्या चाहिए? जी खोलकर क्या चाहता है तू बोल। तारिणी मल्ला रह रहकर अपने सिर खुजलाते खुजलाते हैरान हो गया। सोच सोचकर परेशान हो गया कि उसे चाहिए क्या। अपने मन से वह किसी भी एक इच्छा पर अपने को स्थिर नहीं कर पाया। अंततः उसके मुंह से बोल फूटा, पूरी एक हाड़ी देशी शराब का दाम मालिक, मानो 8 आना। घाट पर जनता की इकट्ठी हो गई। इस भीड़ में वह जो साबी नाम की छोकरी थी वह बोल पड़ी, अरे ओ मुझो से कैसा माँ बा का बेवकूफ है, तो मांगना है तो मूल्यवान वस्तु मांग लेना रे बाप। तारिणी को जैसे अब नए सिरे से ख्याल आया। अपने सहज स्वाभाविक रूप से गर्दन झुकाकर माथा नीचा करने की आदत के अनुसार झुककर उसने शर्मीली हंसी हंसते हुए कहा, नाक में पहनने की एक सुंदर सी नथ दे दे घोष महाशय। जनता की उस भीड़ में से वही छोकरी साबी फिर से चहक उठी, क्यों रे मर्दुआ तारिणी, जान पड़ता है तेरी बहू तुझसे खूब नाक चढ़ाकर बातें करती है क्या। उपस्थित जनता में हंसी का ऐसा तूफान आ गया कि सबके अट्टहास से नदी का यह खेयाघाट गुंजयमान हो गया। नदी में डूबने से बची हुई बालिका वधू थोड़ी सी हिली डुली, परंतु उसने अपना घूंघट नहीं खोला। उसके लंबे घूंघट के नीचे से उसका गोरे रंग का कच्ची उम्र का नाजुक और सुडोल हाथ जैसे अपने आप ही बाहर आया है। उसकी लाल लाल हथेलियों के ऊपर सोने की एक बड़ी ही सुंदर नथ सूरज की किरणों के उस प्रकाश में चमकने लगी। घोष महाशय ने उल्लासपूर्वक कहा, वह नथ तो उठाकर रख ले, आने वाले दशहरे के समय पर्व त्योहार पर दी जाने वाली दान दक्षिणा, कपड़े और चद्दर वगैरह तो हमारे पास तुम्हें देने के लिए अब निर्धारित हो ही गई, समझ गया तारिणी। और इधर आ, ये ले 5 रुपया रख ले। कृतज्ञता के बोझ से और भी अधिक झुककर तारिणी ने उन्हें फिर प्रणाम किया, फिर बिनती भरे
स्वर में बोला, परंतु मालिक, आप मेरे लिए जो चादर देने को कह रहे हैं उसके बदले अगर पत्नी के पहनने की एक साड़ी। वही होगा रे, वही होगा, घोष महाशय ने प्रसन्न होकर कहा। साबी नामक वह युवती इस बार जीभ चटकारती हुई बोली, हाय हाय रे, तेरी उस पत्नी को अगर मैं एक बार देख पाती रे तारिणी। तारिणी ने दबे हुए स्वर में कहा, अरे वह कोई देखने लायक थोड़ी है, महाकाली कलुटी कुत्सित और भद्दी है, उसे तू क्यों देखेगी भला। उस दिन रात की बेला में तारिणी ने खूब जमकर शराब पी। पूरे गले तक शराब भरकर वह लौटा और नशे का नतीजा ऐसा कि पैर इधर धरता तो वह उधर पड़ जाता। पाँव को धरती पर ठीक से टिका पाने में जब उसे कठिनाई होने लगी तब अपने साथ चल रहे अपने चेले कालाचंद से उसने झुंझलाकर पूछा, लोगों की आने जाने वाली इस राह में किसने ऊंची नीची सीढ़ियों की तरह जगह जगह काट कूट कर डाली है रे कलुआ। जहाँ देखो वहीं गड्ढा, जहाँ देखो वहीं ढूंढ, इधर ऊंचा तो उधर नीचा, जैसे नाला ही काट दिया। अब देखो, अब एक और आ पड़ा यह गड्ढा। कालाचंद खुद भी शराब के नशे में चूर चूर हो रहा था, अतः उसने उत्तर में केवल हुंकार भरी। तारिणी फिर बोला, अब ये देखो, हर जगह जल ही जल भरा, पानी से जैसे धरती ही डूब गई। कोई बात नहीं रही कलुआ, चल तैरते हुए ही घर चले। अब तो ना कहीं नीचा दिखता है ना ऊंचा, सब एक समान पानी का पारावार। कहते हुए डगमगाते हुए कदम रखकर वह वायुमंडल में अपने दोनों हाथों को आगे पीछे दाएं बाएं झटक झटक कर चलने लगा, जैसा कि नदी में तैरते समय करता है। लगता था जैसे तैरने का अभ्यास करता हुआ अभिनय कर रहा हो। गांव के अंतिम छोर पर एक किनारे की ओर ही उसका अपना घर है। उसकी बाट जो होती उसकी धर्मपत्नी सुखिया दरवाजे पर एक दीपक जलाकर बैठी हुई है। घर के पास पहुंचते पहुंचते तारिणी ने ताल लय में ऊंचे सुर में एक लोकगीत गाना शुरू कर दिया। उसे इस तरह गाते हुए इधर उधर लुढ़कते हुए देखकर सुखिया दौड़ी हुई आगे बढ़ाई और उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। आगे चलने पर जब वह अकड़ने लगा तब थोड़ा डांटते हुए बोली, बहुत हो गया, अब तो घर के अंदर चलो। जाने कब से भोजन की थाली सजा कर रखे हुए हो, जुड़ा जाने से भात एकदम ठंडा और कड़कड़ हो गया है। घर के अंदर पहुंच जाने पर तारिणी ने एक झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर अपनी कमर में बंधी धोती की मुरही को खोजते खोजते हैरान होता हुआ बोल पड़ा, नहीं, अभी भोजन झाजन की कोई बात नहीं, अभी तो पहले तुम्हारी नाक में नथ पहनानी होगी। अरे मगर नथ गई कहाँ? क्यों, तुम ही बताओ ना। अरे ये नथ कहाँ छिपी है? सुखिया ने जैसे अपने आप पर चीखते हुए कहा, वही सब करने के चक्कर में पड़कर एक दिन तुम फिर मेरा माथा खाओगे, मेरा कपाली फूंक दोगे तुम। अगर तुम्हारी यही हरकत बनी रही तो देखना, एक दिन मैं इस सब के पहले ही गले में फांसी का फंदा लगाकर लटक जाऊंगी। फिर तो तारिणी उसके मुंह की ओर फटी फटी आंखों से देखने लगा, एक लाचारी भरी चितवन से इस भाव से उसे देखता हुआ जैसे उससे कोई भारी अपराध हो गया हो, पूछ बैठा, क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या किया? सुखिया ने डांटते हुए कहा, अरे यहाँ आने वाली नदी की यह भीषण बाढ़ और इस बाढ़ में तुम। तारिणी की बहुत ऊंची आवाज की खिलखिलाहट से वर्षा ऋतु की उस रात का मूसलाधार बारिश से भीगता हुआ अंधकार भी घबरा उठा। अपनी हंसी को रोककर तब उसने सुखिया की ओर प्यार भरी नजरों से देखकर कहा, यह क्या बकती है तू? अरे माँ की गोदी में क्या कोई डर है? तू ही बता, बोलना। जो तू बोलती है ये नदी बाढ़ तो हमारी माँ है, हम बच्चे किलकारियाँ लेते हैं उसमें, और तू उसी से डरती है? अरे पेट भरकर भोजन करने का सौभाग्य जो हम लोगों को मिला है वह तो इस मयूराक्षी माँ की कृपा से ही तो है। अब चुप क्यों हो गई? जवाब दे मेरी बातों का। तूने उस माँ की बड़ पर ऐसी बात कह डाली? उसके साथ अब और तर्क वितर्क करना छोड़कर सुखिया ने उसे भोजन कराने के काम में मन लगाया। भोजन करने की ठहर पर थाली परसने के लिए वह अंदर चली गई। तारिणी जोर जोर से बुलाने लगा, सुखी, अरे ओ सुखिया, इधर आना, जल्दी आ। परंतु उस ओर से कोई उत्तर सुखिया ने नहीं दिया। तब उसी तरह डगमगाते डगमगाते तारिणी घर के अंदर चल पड़ा। भोजन की थाली परसने में व्यस्त सुखिया को उसने जा पकड़ा और उसका कपड़ा खींचते हुए बोला, आ चल चल, तुझे अभी इसी क्षण चलना पड़ेगा। ठीक है, पहले साड़ी कहाँ, चल तो छोड़ो, मेरे कपड़े खुल जाएंगे, सुखिया ने झल्लाते हुए कहा। चलेगी कैसे नहीं, जरूर चलना होगा, 1000 बार 300 बार। तारिणी और भी भड़क कर बोला। साड़ी के आंचल को अपनी ओर खींचते हुए सुखिया बोली, अब मेरा कपड़ा छोड़ो, इतनी जिद है तो चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। बोलो कहाँ चलना है, चलते हैं।
अतिशय प्रसन्न होकर तारिणी ने उसकी साड़ी का आंचल छोड़ दिया। भोजन की परसी हुई थाली को दोनों हाथों में उठाए उठाई सुखिया दरवाजे से बाहर निकल गई। तारिणी बड़बड़ाता जा रहा था, चल तुझे अभी दिखाता हूँ, अभी तुझे अपनी पीठ पर लाद कर मैं मयूराक्षी नदी के इस गनूड घाट पर धारा में कूदूंगा, फिर तुझे लिए लिए तैरते तैरते उस पार के 5 धुबी घाट पर जाकर बाहर निकलूंगा। सुखिया ने जैसे समझाते हुए कहा, जिस तरह तुम कहोगे ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस अब भोजन तो जरा कर लो। अपनी रौ में बहता हुआ तारिणी जब घर में से बाहर निकला आ रहा था, तभी दरवाजे की चौखट का ऊपरी काट उसके कपाल पर बहुत जोर से टकराया। घाव से विकल होने पर तारिणी का उछलना कूदना अब बहुत ढीला पड़ गया। भोजन करते करते उसने फिर आरंभ किया, अरे तुमने क्या मेरी तैराकी देखी नहीं? उस बार नदी की बाढ़ में जब एक जोड़ी बैल बह गए थे, तब क्या मैंने ही उन्हें तो धारा से लड़कर तैरते हुए बाहर नहीं निकाला था? पूरे 15 रुपये, माने 5 रुपये कम, पूरे 20 रुपये उस साल ये मदन गवाले ने ठग लिए थे मुझसे। ये तेरे हाथों में जो शाखा बाला चूड़ी सब सुशोभित हो रही है ना, ये सब फिर कैसे हुई? बोल बोल, साफ साफ बोल, ये सब चीज़ें तुम्हारे किस नाना ने तुम्हें दी हैं? उसकी इस प्रकार की बातों की परवाह ना कर सुखिया दूसरी कोठरी में बैठकर भासी भात के माड़ और खटाई को मिलाकर कांजी बना रही थी। कांजी बहुत ही ठंडी चीज़ है, ज़्यादा नशा हो जाने पर पिला देने पर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है, अतः वह उसी में मग्न थी, जबकि तारिणी उधर बड़बड़ाए जा रहा था, मदना साले तूने मुझे ठग लिया ना, ठीक है ठग ले जैसे भी हो। सुखिया की कलाई में सांखा और बाला के गहने तो हो गए ना, बस मुझे कुछ दो या मत दो, मुझे कोई परवाह है क्या, आने दे मेरा भी मौका। मयूराक्षी की बाढ़ में एक दिन साला तू गिरा तो जब तक तुझे कई झांकनी दे देकर खूब पानी नहीं पिला दूंगा तब तक तुझे क्या बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही तुझे नदी में से बाहर ले आऊँगा। कांजी से भरा हुआ कटोरा लाकर सुखिया ने तारिणी के सामने रख दिया। एक तरफ जहाँ तारिणी कांजी पीने में जुटा, वहीं दूसरी ओर उसकी धोती के खूंट की मुहरी को सुखिया ने खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने खूंट की गांठ खोली कि वैसे ही सोने की वह चमचमाती नथ तथा चांदी के 3 रुपये बाहर आ गए। उन्हें देखते ही सुखिया पूछ पड़ी, अरे बाकी 2 रुपये क्या हुए? तारिणी गिड़गिड़ाया, मैंने नहीं उड़ाया, वही जो केला है ना, केला, अरे वही केले माने कलुआ माने काला चांद है ना, उसी को मैंने दे दिया, जा इन्हें तू ही ले जा। उसकी इस बात का कोई विरोध सुखिया ने नहीं किया। बात का बतंगड़ बनाने, वाद प्रतिवाद करने का उसे कोई अभ्यास नहीं, ऐसी दशा में वह प्रायः चुप ही रहती है। उधर तारिणी ने फिर बकबक करना आरंभ कर दिया, याद करो उस बार जब तुम भयंकर रूप से बीमार पड़ गई थी, मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल में उलझा था, वहाँ हालत यह है कि बड़ाई की मयूराक्षी नदी के डर के मारे इस पार की डाक उस पार और उस पार की डाक इस पार नहीं हो पा रही थी। पुलिस के सिपाही थानेदार तक नदी के घाट पर बैठकर हांफते पीटते हार माने बैठे रहते थे। तब सबने मुझसे गुहार की, मैंने ही फिर डाक पार करवाई। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उसका मेहनताना भी लिया, उसकी बख्शिश से ही तो तेरे कानों में सोने का कर्णफूल का यह झुमका हो पाया। जा तू अभी बाहर चली जा, जाकर उस ऊंचे टीले पर खड़ी होकर जोर जोर से हाँक लगा, ठीक नदी के उस ऊंचे किनारे से बुलाकर, जा जा उठकर जा, दहाड़ती हुई ऊपर उठती चली आएगी, जा तू उसे बुला तो ला। सुखिया ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, अभी जरा ठहर तो, मैं अंदर से आईना ले आऊं, आईने में निहारते हुए तुम्हारी लाई इस नथ को तो पहन लूं पहले। खुशी के मारे तारिणी फिर एकदम से शांत हो गया। आईने को अपने सामने रखकर उसके भीतर निहारती हुई सुखिया अपनी नाक में नथ पहनने के लिए बैठ गई। तारिणी आश्चर्यचकित निगाहों से उसकी ओर टकटकी लगाए निहारता हुआ बैठा रहा। भोजन का कौर उसके हाथ में ही पड़ा रह गया। उस वेला में भोजन करने की सारी क्रिया ही बंद हो गई थी। सुखिया ने नथ पहनने का काम जैसे ही पूरा किया, तभी अपने झूठे ही हाथों में तारिणी ने दीपक उठा लिया। फिर उसे सुखिया के मुखड़े के करीब लाते हुए बोला, देखो जरा आंख भर के तो देख लूँ आज तुमको इस नथ में। हृदय में प्रसन्नता के उमड़ आने का वेग सुखिया के मुंह पर भी प्रकाशित हो उठा। कुछ इसी तेजी से ने उसके सांवले रंग का मुखड़ा लाल लाल कर दिया। नदी के किनारे सावित्री उर्फ साबी नाम की उस नवयुवती से तारिणी ने बिल्कुल झूठी बात कही थी, क्योंकि वास्तविकता में सुखिया की यह सवराई भी उज्जवल वर्ण की सवराई है, बहुत ही सलोनी, इकहरे बदन की छरहरी सुखिया बहुत ही सुदर्शना युवती है। इसी से सुखिया के कारण ही तारिणी के सुख की कोई सीमा नहीं है। देशी शराब
छर्रे के नशे में विभोर होते हुए भी तारिणी ने जो बातें कही वे झूठी नहीं थी। उस मयूराक्षी नदी के कृपा प्रसाद से ही तारिणी के गृहस्थ जीवन में अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं हुआ। दशहरे के दिन वह मयूराक्षी नदी को देवता मानकर उसकी पूजा भी किया करता है। इस बार सन 1935 के साल के दशहरे के त्यौहार पर तारिणी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहा था। उसी के चलते उसने स्वयं कोरी नई धोती और कुर्ता तथा सुखिया ने भी घोष महाशय द्वारा पूजा पार्वण पर दी गई नई साड़ी पहन रखी थी। बारिश ना होने के कारण मयूराक्षी नदी में पानी नहीं रह गया था, जिससे इस पार से उस पार तक फैले हुए बालू के ऊपर गर्मी की ऋतु के सूरज की प्रखर किरणें पड़कर पूरी नदी घाटी को चमका रही थी। आज के समय तक प्रायः हर साल ही वर्षा हो जाया करती है, परंतु इस बार अभी तक बारिश का पहला झोंका भी नहीं आया। नदी के घाट पर उतरकर भोगपुर गांव का निवासी कृष्णदास कमर सीधी कर खड़ा हो गया। फिर उसने वहां के चारों ओर के पूरे वातावरण को ध्यान से देख लेने के बाद एक बार आकाश की ओर भी बड़ी गंभीरता से निरखा परखा, फिर बोल उठा, इस बार की पूजा पूरी निष्ठा के साथ अच्छी तरह से करो तारिणी, जिससे कि बरसात अच्छी हो, खूब पानी बढ़े और नदी में खूब बढ़ियाई बाढ़ आए, क्योंकि अगर नदी में बाढ़ ना आई तो खेती बाड़ी होगी किस तरह। मयूराक्षी नदी अपनी बाढ़ से जो उपजाऊ पोली मिट्टी अपने दोनों तटों को फैला देती है, उसी से तो यहाँ की खेती में सोना फलता है। प्रसन्न मन से हंसते हुए तारिणी ने कहा, यही बात कहिए ना बाबा जी, परंतु इस असली बात को दबाकर और लोग क्या बात प्रचारित करते हैं, इसे क्या दासू बाबू आप जानते हैं? वे सब तो कहते हैं कि साला तारिणी यह पूजा तो ही बस इसलिए करता है कि मयूराक्षी नदी में बाढ़ आए, ताकि बढ़ियाई नदी में अपनी नैया का खेवा चला चला कर वह अधिक आमदनी कर सके। जबकि जो बात आपने कही वही असली सच है। इस मयूराक्षी माँ की दया से ही इस पूरे इलाके की संपन्नता रहती है। पकड़ रे पकड़, दौड़कर पकड़ ले उस पट्ठे को, पूजा के काम में लगाने के लिए लाया गया है। पाठा यानी कच्ची उम्र का बकरी का बच्चा वह भागा जा रहा था। अरे वो कलुआ, दौड़कर पकड़ उसे। बलि चढ़ाने के लिए वहां लाया गया वह पाठा नदी की तपती हुई बालू पर अब और खड़ा रहना चाहता नहीं था। जैसे तैसे पूजा अर्चना विधि विधान से बड़ी कुशलता पूर्वक पूरी हो गई। फिर तो उसी खुशी में पूरी तृप्ति के साथ शराब पीकर तारिणी नदी के घाट के किनारे बैठकर काला चांद को समझाने लगा, अरे ओ कलुआ, अब तो हड़ हड़ कल कल करती हुई बाढ़ इस नदी में बस 10 दिन बाद ही तू आ पाएगी। इतनी उमड़ती हुई बाढ़ आएगी कि दिल खुश हो जाएगा। काला चांद ने भी उत्तर में बड़े उत्साह के साथ कहा, सो तो ठीक है भैया, परंतु इस बार नदी की धार में जो चीज़ें डूबती हुई बहेंगी उन्हें नाव में कूदकर तुम नहीं पकड़ पाओगे। इस बार तो उन्हें मैं ही पकड़ूंगा, इस बात में पहले से ही बोल दे रहा हूँ। हाँ, नशे में मदमस्त होकर तारिणी ने हंसते हुए कहा, परिणाम क्या होगा जानता है? चक्रवाती भंवर में बस 3 बार बुल्ला उभरेगा, बुग बुग बुग। बस ये जो काला चांद है ना, माने करविया चंद्रमा, माने कि तू, बस बिल्कुल धबधब सफ़ेद हो जाएगा। उसकी बात से अपना भयंकर तिरस्कार हुआ समझकर अपमान से बौखलाकर आग बबूला होकर काला चांद गरज पड़ा। अरे क्या बोला तू? फिर से कह तो जरा। अब उसकी बात से तिल मिलाकर तारिणी बिल्कुल तनक कर सीधा खड़ा हो गया कि तभी आगामी संकट को भांप कर सुखिया उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। फिर उसने उन दोनों की उस तकरार और झगड़े को मिटाकर फिर उनमें मेल करवा दिया। उसने मध्यम मार्ग सुझाते हुए कहा, जब नदी में मामूली किस्म की छोटी बाढ़ आएगी तो नदी के किनारे उधर जो पाकड़ का पेड़ है वहीं तक जो चीज़ें डूबती उतरती बहेंगी उन्हें मेरा देवर लगने वाला यह काला चांद ही पकड़ेगा, और पाकड़ के पेड़ के इलाके से जो आगे बह जाएंगी उन्हें तुम पकड़ा करोगे। सुखिया के पैरों की धूल को अपने माथे पर चढ़ाते हुए कलेजा फाड़कर रोते हुए काला चांद बोल पड़ा, इतनी बड़ी अगर बात ये मेरी भाभी ना होती तो भला और कौन कह सकता था। उस दिन के बाद आने वाले ठीक दूसरे दिन से ही छोटी नौकाओं की डोंगियों की मरम्मत का काम शुरू हो गया। हाथ में हथौड़ी, लकड़ी, टीन, लोहे की कीलें वगैरह लेकर वे दोनों सुबह से लेकर शाम तक घनघोर परिश्रम करते रहे, और परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में उस पुरानी डोंगी को उन्होंने बिल्कुल नया रूप दे दिया। परंतु सूरज की तेज किरणों की गर्मी के कारण उस डोंगी नैया में फिर जगह जगह छेद हो गए। आषाढ़ का पूरा महीना बीत गया, परंतु नदी में बाढ़ नहीं आई। बाढ़ आने की तो बात दूर, इस बार तो नदी की बालू को ढक देने भर को भी पानी नहीं हुआ। बस 2-4 बार ही बहुत मामूली सी बारिश हुई।
परिणाम स्वरूप इस पूरे क्षेत्र में एक दबा दबा सा कातर क्रंदन उभरने घुमड़ने लगा, जैसा कि बहुत शीघ्र ही आ पड़ने वाली महाविपत्ति का अंदाजा कर कर यह पूरा क्षेत्र ही अंदर उमड़ती वेदना से कांपने लगा हो, अथवा बहुत दूर से जो हाहाकार आ रहा है, हवा के झोंकों पर तैरती आ रही उसकी पहले पहल की व्याकुल वेदना की ध्वनि फैल गई। तारिणी के दिन तो अब काटे नहीं कटते, एक एक दिन का खर्च चला पाना मुश्किल हो गया। नदी में पानी की कमी होने के कारण नौका तो चल ही नहीं सकती थी, सो जो सरकारी कर्मचारी अपनी साइकिल लेकर उस पार जाने के लिए आते थे, उनकी साइकिल को अपने कंधों पर उठाकर नदी के उस पार पहुंचा देने के बदले 2-4 पैसे उसे मिल जाते। उन्हीं से वह देशी शराब पीता था। सरकारी कर्मचारियों का आने जाने का दौर इस समय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पता लगा कि वे लोग यहाँ इस बात की जांच पड़ताल करने आते हैं कि इस इलाके में सचमुच ही सूखा या अकाल पड़ा है कि नहीं। उनके आने जाने से साइकिलें पार करा कर जो कुछ पैसे मिलते, उसके अलावा भी एक विशेष चीज़ भी मिल जाया करती, और वह था सिगरेट पीकर उनके अनपिए टुकड़ों को फेंक देने से बची हुई सिगरेट की छोटी बची टुकड़ियाँ। सावन का महीना शुरू होने की पहली बेला में ही नदी में बाढ़ आ गई। तारिणी तो जैसे भारी धक्का खाकर भी अंततः बच गया। बाढ़ आने के पहले वाले दिन तो वह इतना आनंद उन्मत्त हो गया कि ताड़ के पेड़ की तरह ऊंचे उठे नदी के किनारे पर से नदी की छाती में कूदकर उसने बाढ़ के पानी को और भी छलछलाता हुआ चंचल बना दिया। परंतु उसके बाद के 3 दिन बीतते बीतते ही नदी का सारा पानी इस कदर बह गया कि उसमें फिर वही घुटनों तक पानी ही बचा रह गया। किनारे के पेड़ से रस्से से बंधी हुई उसकी छोटी डोंगी नैया कम पानी की कमजोर तरंगों पर बस मामूली ढंग से हिलडुल रही थी। तारिणी और काला चांद उसी पर बैठे हुए थे, किसी ऐसे नाजुक मिजाज शौकीन और रईस किस्म के यात्री के आने की प्रतीक्षा में, जो कम पानी वाली इस नदी की धारा को भी अपने पैरों चलकर पार करना नहीं चाहेगा। जब ऐसी परिस्थिति आ बनती तो ऐसे यात्री को उस डोंगी पर बैठाकर वे दोनों पैदल ही डोंगी को ठेलते हुए उस पार ले जाते। सांझ गहराती आ रही थी। तारिणी ने हताश स्वर में कहा, ये क्या हो रहा है रे कलुआ, जरा तू ही तो बता ना। अत्यंत चिंता से भरकर काला चांद बोला, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। तारिणी ने फिर पूछा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, बोल तेरा क्या कहना है। हाँ वही तो मैं भी कहता हूँ, काला चांद ने भी उत्तर दिया। आकाश की ओर निहार कर तारिणी ने कहा, जरा इस आकाश की ओर तो देख कलुआ, बिल्कुल स्वच्छ नीला खुला आकाश है। इस बेला में उतरे चिड़ैया चुरंग भी तो बोल नहीं रहे। इतना सुनना था कि तारिणी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया और चिड़चिड़ा कर बोला, ठीक वही तो, बस जो मैं कहता हूँ वही तू कह रहा है, कब से एक ही रट लगाया जा रहा है। काला चांद ने अकस्मात पड़ी मार से हैरान होकर चकपकाहट भरी नजर तारिणी पर टक लगा दी। उसकी ऐसी निगाह को तारिणी सह नहीं सका, अतः उसने अपना मुख दूसरी ओर घुमाते हुए कुछ दूर सरक कर आसन जमाया। कुछ क्षणों के बाद जैसे यकायक उभर आई चेतना से अभिभूत होकर देह को तोड़ते मरोड़ते हुए कहा, क्यों रे कलुआ, हवा के चक्कर लगाने लगी है, पछुआ हवा बह रही है। कहते कहते वह एक झटके में डोंगी नौका पर जा खड़ा हुआ। फिर एक मुट्ठी सूखी बालू को उठाकर झुरझुर कर नीचे गिराना शुरू किया, परंतु हवा का भाव इतना दुर्बल था कि पछुआ हवा बह रही है इसका अनुमान भी नहीं किया जा सका। फिर वह क्या उठा, पश्चिम से ही थोड़ा धक्का दे रही है, बस तनिक। चल कलुआ, आप उधर चलें, उधर चलकर देशी शराब पियेंगे। आज चले, आज मेरे पास 2 आने पैसे टेट में हैं। बड़ी होशियारी से आज मैंने सुखिया के आंचल की खूट से खोलकर इन्हें निकाल लिया। ऐसा स्नेहपूर्ण आमंत्रण पाकर काला चांद सारी चोट भूल गया और खुशी से उछल पड़ा। तारिणी के साथ चलते हुए उसने कहा, बड़े भैया, कम से कम तुम्हारी बहू के पास कुछ रुपए तो हैं, अतः शाम को घर लौटने पर तुम्हें भोजन पानी का निश्चय ही मिलेगा। ऐसी विपदा भरी हालत में तो हम लोग तो मर ही रहे हैं। तारिणी बोला, चाहे कुछ भी हो कलुआ, मेरी पत्नी सुखिया है बहुत भली, निश्चय ही बहुत अच्छे हृदय वाली है। अगर वह न होती तो मेरे ललाट की भाग्य रेखा में डोम की दुर्गति भोगना ही अवश्यंभावी होता। उस बार उसके भाई के विवाह की बेला में। उसकी बात को बीच में ही काटते कालाचंद कह उठा, जरा ठहरो भैया, ताड़ का एक फल उधर गिरा पड़ा है, उठा लाऊं। कहते कहते पास के मैदान में नीचे की ओर उतर पड़ा। गांव के गौड़े के पास एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे आदमियों का एक भारी झुंड बैठा हुआ था। उनके पास जाकर तारिणी ने उत्सुकता से पूछा, कहो भाई लोग, तुम कहाँ जाओगे? तुम लोगों का अपना घर द्वार गांवपुर कहाँ है?
उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम लोगों का घर द्वार तो बरीचंद्रपुर गांव में है, परंतु हम अपने गांव नहीं जा रहे, बल्कि मेहनत मजदूरी खटने के लिए हम सभी लोग वर्धमान शहर जा रहे हैं। तब तक काला चांद भी आ पहुंचा। उसने पूछा, वर्धमान में बारिश हुई है क्या? बारिश तो नहीं हुई, परंतु वहाँ पानी का उतना अभाव नहीं, वहाँ नहर बन गई है, इसी वजह से। देखते देखते उस पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। ऐसा लगा जैसे अकाल सूखा कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि वह तो अपने ही देश की इस माटी के नीचे बहुत गहरे छिपाए बैठा था। अब जो वर्षा के अभाव और सूरज की प्रखर किरणों से धरती की छाती जगह जगह से दरक उठी है, चप्पे चप्पे पर फांक उभर आई है, तो उन्हीं फांकों से बाहर निकलने का रास्ता पाकर इस सूखे अकाल ने अपनी भयानक मूर्ति को प्रकट कर अपना आतंक फैला दिया। जिन गृहस्थों के पास अन्न धन का पर्याप्त भंडार है, उन्होंने भी उन्हें छिपा दिया, कड़ी सुरक्षा में बंद कर दिया। दूसरी ओर जो रोज रोज की मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते थे, अब कहीं से कुछ ना मिल पाने के कारण भूखा रहकर उपवास करना शुरू कर दिया और जीविका के साधनों के अभाव में झुंड के झुंड लोगों ने अपना घर द्वार गांव गराव छोड़कर भागना शुरू कर दिया। उस दिन सवेरे सवेरे जगकर तारिणी जब नौका घाट पर आया तो देखा कि काला चांद वहां नहीं है। उसके इंतजार में बैठे बैठे कई पहर बीत गए, फिर भी काला चांद अपना काम करने घाट पर नहीं आए। तब तारिणी वहां से उठकर दौड़ा दौड़ा उसके घर जा पहुंचा, पुकार लगाई, काला चांद, अरे ओ कलुआ। कई बार पुकार लगाने पर भी उत्तर नहीं आया। उसके घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा घर द्वार सूना सूना था, कहीं पर कोई नहीं। तब वह उसके बगल वाले घर में चला गया, परंतु वहां भी सूना सूना था। फिर तो केवल वही घर नहीं, बल्कि उसने काला चांद का पूरा मोहल्ला खोज डाला, परंतु उसकी तो पूरी मनुष्य प्राणियों की ही कोई गति नहीं थी, पूरी बस्ती ही सूनी थी। उसके बाद वह आसपास की कई पट्टियों में गया। पास की एक पट्टी चासी पाड़ा माने खेतिहर किसानों की पट्टी में जाने पर लोगों ने बताया कि काला चांद की पट्टी के सभी लोग कल रात को ही अपनी पुश्तैनी निवास भूमि छोड़कर अन्यंत्र चले गए। उस पट्टी के मुखिया हारू मोड़ाल ने बतलाया, अरे भाई तारनी, मैंने तो उन लोगों से बार बार कहा, आरजू मिन्नत की कि मत जाओ, सभी के सभी लोग अपनी भीटा माटी छोड़कर मत भागो, परंतु मेरी बात किसी के कान में नहीं गई। उल्टे यहाँ तक कहा कि यहाँ रहने से तो अच्छा है हम लोग बड़े लोगों के गांव में जाकर भीख मांगकर गुजारा कर लेंगे। तारिणी के हृदय के भीतर जाने कैसी कैसी कचोटें शुरू हो गई। जनमानवहीन उस सूनी पट्टी की ओर निहारते हुए उसने केवल एक लंबी सांस फेंकी। हारू मोड़ल ने फिर कहना शुरू किया, अब इस प्रदेश में बड़े आदमी लोग क्या है भाई, अरे सभी के पैंदे में छेद हो चुका है, नीचे से सभी खाली हैं। उन बेचारों की तो हालत और भी खस्ता है, और भी दारुण। विपत्ति उनके सिर चेपी है, क्योंकि पेट भरने के लिए अन्न का दाना भी खाने को ना मिला हो तो भी वे मुंह से अपनी सच्चाई कबूल नहीं कर सकते। भूखे रहकर भी वे बराबर ऐसा ही दिखाएंगे कि उन्होंने पेट भर भोजन किया है। उनकी हालत का अंदाजा इसी से कर लो कि यही जो वह गांव है ना जिसका नाम पलाश डांगा, उस पलाश डांगा के बहुत ही इज्जतदार धनी मानी मशहूर परिवार के एक मालिक ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कहने को कोई चाहे जो भी कारण बतलाए, परंतु सच्चाई यही है कि वह अपने अभावों के कारण ही फांसी पर झूला है। सुनकर तारिणी तो एड़ी चोटी से गनगन कांप उठा। दूसरे दिन नदी के घाट पर एक बड़ा ही हृदय विदारक विभत्स कांड दिखाई पड़ा। चबूतरे के पास एक वृद्धा महिला की मरी हुई देह पड़ी थी। उसके शरीर में से नोच नोच कर सियार और कुत्ते काफी मांस खा गए थे। फिर भी करीब जाने पर तारिणी ने उसे पहचान लिया। वह उस गांव में एक मोची परिवार की वृद्धा माता थी। ऐसी भाग्यहीन का क्या करे, चूँकि वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि चल फिर भी नहीं सकती थी। बिस्तर से उठ न सकने की उनकी विवशता के कारण उनके परिवार के सदस्य ही भगवान से बार बार मनौती कर रहे थे कि किसी तरह उनकी मृत्यु हो जाए। उन वृद्धा की खातिर इस परिवार के लोगों ने उन्हें लेकर पिछली रात को ही घाट के किनारे आकर आश्रय लिया था। रात में जब वह नींद में विभोर थी, तब उन्हें उसी अवस्था में वहां छोड़कर परिवार के सभी बाकी सदस्य कहीं दूर भाग गए, अपनी जान बचा सकने की फिराक में। अब तो उस स्थान पर तारिणी भी देर तक ठहर नहीं सका। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता सीधे अपने घर आया। सुखिया से आदेश के स्वर में कटा, उठ, तैयार हो जा, खड़ी हो जा सुखिया। 4-6 आवश्यक कपड़े और कुछ गहना गाठी पेट के नीचे आंचल में सावधानी से बांध ले। फिर चल, यहाँ से निकल चलते हैं। अब और इस गांव में नहीं रहेंगे, अब हम शहर की ओर जाएंगे, वहां कम से कम रोज मजदूरी तो मिलेगी। सुखिया जब उसके आदेश का पालन करती हुई सब सांजो सामान बांधने लगी,
तब तारिणी ने देखा कि गहने के नाम पर बस हाथ की कलाइयों में पड़े शाखा बाला के अलावा कुछ तो सुखिया के पास है ही नहीं। तारिणी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बस यही एक शाखा? और बाकी गहनों का क्या हुआ? एक बड़ी ही मुरझाई हुई फीकी हंसी हंसते हुए सुखिया ने उल्टे ही पूछा, तो फिर इतने दिनों तक घर का खर्चा पानी सब चला किसके जोर पर? तारिणी ने अपने पूर्वजों का वह अपना ग्राम छोड़ दिया। लगातार 3 दिनों तक चलते चलते थककर चकनाचूर हो जाने पर उस दिन सांझ की बेला में एक गांव के किनारे उन लोगों ने रात भर आराम कर लेने की गरज से पड़ाव डाल दिया। थकावट मिटाने के लिए वे विश्राम कर रहे थे। ताड़ के 2 पके हुए फलों को लेकर उन्होंने चूस चूस कर वे दोनों अपने रात के भोजन का प्रबंध पूरा कर रहे थे। तभी एक छलांग लगाकर उठते हुए तारिणी एक खुली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से खड़े खड़े ही वह बोला, सुखिया जरा मेरा अंगोछा तो लाना, मैं कुछ देखकर ठीक से समझ तो लूं। अंगीछे को अपने हाथ में झुला झुला कर उसकी एक एक स्थिति को उसने बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। रात के पिछले पहरों में भोर हरी की वेला में सुखिया की नींद उचट गई। तब उसने देखा तारिणी सोया ही नहीं, वह तो उसी जगह पर तनकर अकड़ा हुआ बैठा है। सुखिया ने आश्चर्य से पूछा, पूरी की पूरी रात तुम सोए नहीं? तारिणी ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं, आंखों में पल भर की नींद नहीं आई। फिर तो सुखिया ने उसे तरह तरह से डांटना फटकारना शुरू कर दिया। तुम इस तरह से रहोगे तो अगर कहीं आपत विपत आ गई, बीमारी हिमारी हो गई, मैं गंवार स्त्री भला क्या करूंगी, तुम ही बताओ। ऐसे लापरवाह आदमी के साथ बाहर निकलना कैसे होगा बापू, छी छी। परंतु तारिणी ने उसका बुरा न मानकर हर्ष से बोला, देख रही हो सुखिया, क्या तुम ही बताओ। चींटियों की कतारें अपने अपने मुंह पर सफ़ेद सफ़ेद अपने अंडे लिए ऊंचाई वाली ज़मीनों की ओर बढ़ती जा रही हैं। मतलब साफ है कि इस बार निश्चय ही पानी बरसेगा। सुखिया ने देखा सचमुच ही लाखों लाखों चींटियां भिन्न भिन्न कतारों में बढ़कर अपने अपने अंडों के साथ पास की एक ढही हुई बिखरी ऊंची दीवार के ऊपर उठती चली जा रही हैं। उन सब के सिर के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद अंडे धरे हैं। वह भी मजाक के लहजे में बोल उठी, तुम्हारा भी विचित्र स्वभाव है। तारिणी बतलाने लगा, वे सब निश्चित रूप से सही सही जान सकती हैं नीचे की ओर रहने से उनके बिलों का निवास स्थान बढ़े हुए पानी में ढह बह जाएगा। और इधर देखती हो हवा बताश कैसी बह रही है, सीधी और पुरजोर गति से पश्चिम की ओर से सभी कुछ साफ करती बह रही है। बतास यानी हवा। आकाश की ओर ध्यान लगाकर देखने के बाद सुखिया बोली, परंतु आकाश तो बिल्कुल साफ है। तारिणी कहीं दूसरी ओर देख रहा था। वह तत्परता से कह उठा, अरे उससे क्या होता है, बादलों के गिराने में भला कितने लक्षण लगते हैं। वो देखो करुआ खतवार का टुकड़ा उठाए लिए जा रहा है। वह अपने घोंसले के कटे फटे भाग की मरम्मत करे, उसे ठीक करेगा। आज यहीं ठहरकर जरा बरसाऊ बादलों की गतिविधि देखे समझे। नदी के नित्य प्रति नैया खेने वाले मल्लाह के प्राकृतिक निरीक्षण परीक्षण में कहीं कोई भूल चूक नहीं होती। सांझ की बेला में पूरा आकाश बादलों से छा गया। पछुआ बयार कर्मशः तेज और तेज हो उठी। तारिणी यकायक फैसला सुनाते हुए बोला, सुखिया बुठ, चलने की तैयारी करो, अब हम अपने गांव लौटेंगे। ऐसी कुबेला में? सुखिया घबराकर बोली। तारिणी ने धीरज बंधाते हुए कहा, तुझे किस बात का डर है, मैं तो हूँ तेरे साथ। ले माथे पर मोटरी गटरी के साथ बूंदाबांदी से बचाने के लिए एक टोपी भी रख ले। शुरू की बरसात की बूंदाबांदी पानी बहुत खराब होता है। सुखिया ने कहा, और तुम बारिश में भीगने से अपने को बचाने के लिए क्या अपने सिर पर रखोगे? तुम्हारा शरीर क्या पत्थर का बना है? आनंद भरी हंसी हंसते हुए तारिणी ने कहा, अरे तू इसकी चिंता मत कर, मेरा यह शरीर पानी से ही बना है। सूरज के घाम और गर्मी में अकड़कर सिकुड़ जाता है, पानी पाते ही पुष्ट होकर फूलता फलता है। चल ले आ मोटी गटरी मुझे दे। आकाश में बादल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। हड़बड़ाए हुए बेपरवाह गति से बहने वाली बयार के साथ रिमझिम करती थोड़ी बारिश हो गई। उसके बाद थोड़ी देर थम जाती, परंतु कुछ देर के बाद ही बयार का वेग फिर प्रचंड हो उठता। उसके साथ ही साथ बारिश फिर पूरे वेग से बढ़ने लगती। इस और आते हुए जहाँ उनके 3 दिन लग गए थे, घर लौटने की इस वेला में उतना लंबा मार्ग केवल 2 दिन में ही पार कर लिया। अपने गांव को अपने घर में पहुंचते पहुंचते सांझ ढलाई। सांझ की उस बेला में अपने घर पहुंचती तारिणी ने कहा, अब तू यहीं ठहर, मैं जरा नदी घाट कर देखाऊं। दौड़ा भागा देख कर लौटता तो आनंद से उतावला हुआ तारिणी बोल उठा, सुखिया नदी तो अपने एक एक कोने तक भर गई, उसका कोई हिस्सा अब खाली नहीं बचा। प्रातःकाल की बेला में उठते ही तारिणी घाट पर जाने के लिए तैयार हो गया। उधर आकाश में उस समय बड़ा ही प्रचंड दुर्योग छा गया था। हवा तूफान की तरह चल रही थी और अपने साथ ही साथ झमाझम मूसलाधार
वृष्टि भी ला रही थी। मध्य दोपहरी में तारिणी घर लौटते ही चहकर बोला, मैं जरा लोहार की दुकान पर जा रहा हूँ, वहाँ से शीघ्र लौटूंगा। सुखिया उत्सुकता दिखाते हुए बोली, ऐसे क्यों जा रहे हो, कुछ भोजन पानी तो कर लो। भारी चिंता से अस्त व्यस्त होकर तारिणी कहने लगा, नहीं, मेरी नौका की एक बड़ी कील खुल गई। अगर वैसा नहीं होता, नहीं, थोड़ी सी बाढ़ होने पर भी ऐसा नहीं था तो भी कोई बात नहीं, परंतु इस बार तो नदी पूरी तरह से परवार हो उठी। चल तू ही देखा। अपनी खुशी में वह इतना मग्न हो गया कि जब तक बड़ियाई नदी को सुखिया को दिखा नहीं लिया तब तक उसे नहीं छोड़ा। गांव के पास लोगों का जो पोखरा था उसके ऊंचे किनारे के ऊपर खड़ी होकर सुखिया ने मयूराक्षी नदी का पूर्ण परिपूर्ण रूप देखा। वह इतनी विस्तृत हो गई थी कि उसका आर पार कहीं दिखाई ही नहीं देता था। गेरुआ रंग के उसके पानी की धारा के ऊपर जगह जगह भारी भारी मात्रा में उठते फैन के बुदबुदे इस तरह बड़े वेग से बहते जा रहे थे जैसे नदी धार में चढ़ाए हुए फूल के गुच्छे। तभी उसका ध्यान खींचते हुए तारिणी ने पूछा, नदी की बहती धारा से सौ सौ के स्वर से जो पुकार उठ रही है, सुन रही है ना? उस आवाज़ का मतलब है कि नदी की बाढ़ अभी और बढ़ेगी। अभी तू घर चली जा, मैं नौका मरम्मत करवा लेने के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो नदी पार कराकर सरकारी डाक का जो थैला मैं उस पार पहुँचाता हूँ उसे कल पहुँचा नहीं सकूँगा। उसकी इस बात से घबराकर सुखिया कह उठी, इस भीषण आंधी तूफान में? तारिणी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस अत्यंत भीषण और उग्र तूफानी परिस्थिति में ही वह बाहर चला गया। जब वह उधर से लौटा तब सांझ गहरा आई थी। वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता आ रहा था कि तभी डुग डुग का शब्द कहीं से उठता सुनाई दिया। पहले तो शंका हुई कि कोई डुग्गी पीटे जाने की आवाज़ है या नहीं, परंतु जब स्पष्ट सुनाई पड़ा तब उसे विश्वास हो गया कि यह डुग्गी की आवाज़ है। इस तरह की आवाज़ का वह अर्थ जानता था, मतलब यह है कि घनघोर विपत्ति जल्दी ही आने वाली है। नदी के किनारे किनारे गांव-गांव में जब यह डुग्गी पीटी जाती है तो समझ लेना होता है कि नदी में बाढ़ का स्तर खतरे के निशान से जल्दी ही पार होने वाला है, मतलब महाविपत्ति शीघ्र ही धमकने वाली है। तारिणी के गांव के उस किनारे पर मयूराक्षी नदी है तो इधर के दूसरे किनारे की ओर छोटी कातर अर्थात छोटी शाखा नदी है। इस छोटी शाखा नदी के ऊपर बांसों से एक पुल बना दिया गया है। बांसों के उस पुल से होकर ही गांव में प्रवेश करना होता है। तारिणी सड़क के रास्ते चलते चलते बांसों के उस पुल के पास तक आ पहुंचा, परंतु काफ़ी खोजने ढूंढने पर भी उस पुल का निशान भी कहीं नहीं पा सका। अब उसके मन में शंका जगी कि कहीं वह रास्ता तो नहीं भूल गया। उस घुप अंधेरे में खड़े होकर काफ़ी देर तक वह अंदाज़ा लगाता रहा। उस पुल का मुहाना अभी भी कम से कम 1 सैकड़ा भीगे ज़मीन पर फैला है। नदी की बाढ़ का पानी किनारे की जिस ऊंचाई तक आता है ठीक उसके पास ही वह आकर खड़ा हुआ था। जल की सीमा अब बस उंगली भर पोर भर की ही दूर थी। तभी देखते देखते उसकी गुरड़ी तक का पांव का हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया। नदी की धारा और लहरों से उठते हुए शब्द और प्रचंड वेग से बहती हुई हवा की ओर कान लगा दिया, परंतु पानी के प्रवाह से उभरते भीषण शब्द के आगे कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ा। बस एक और शब्द गाँव गाँव के फैल रहा था, सुनाई पड़ रहा। देखते ही देखते कुछ देर में उसका पूरा शरीर चीटी चीटी कीट पतंगों से भर गया। मिट्टी के नीचे रहने वाले, ऊपर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े अपनी जगहों से भाग भाग कर ऊपर की ओर उठते आ रहे थे। ऐसे ही जीव उसके शरीर पर चढ़ आए। हैरान परेशान होकर तारिणी पानी में कूद पड़ा। फिर बड़ी तेजी से मैदान में भरे हुए पानी को तैरकर पार करने के बाद वह अपने गांव जा पहुंचा, परंतु गांव में पहुंचकर जो देखा उससे तो होश ही हवा हो गए। गांव के अंदर भी नदी के बाढ़ का पानी घुस चुका था। गांव की गलियों, चौराहों, घरों, द्वारों सब जगह कमर तक पानी चढ़ गया। रास्ते के घरों के ऊपर खड़े होकर गांव के स्त्री पुरुष दुख भरी चित्कार करके उसे पुकार रहे हैं। गायें, बैलों, बकरियों, भेड़ों से डरी हुई चिंगाड़ों से आसमान फटा जा रहा था, परंतु इन सारी चित्कारों के शोर को दबाकर इन सब के ऊपर छा गई थी मयूराक्षी नदी की घनघोर गर्जना। प्रचंड वेग से बहती हवा के थपेड़ों का अट्टहास और तूफानी वर्षा का वज्र निनाद। जिस तरह लूटते हुए गृहस्थ के करुणा क्रंदन को दबाकर लूट खसौट करने वाले डकैतों की रौबदार गर्जना और क्रूर अट्टहास छा जाता है, ठीक उसी तरह मयूराक्षी नदी की तूफानी हवा और भीषण बारिश का शब्द सभी चीखे चिल्लाहटों के ऊपर छा गया। बरसाती तूफानी रात का अंधियारा इतना गहरा हो गया कि रास्ता घाट कुछ भी पहचाना नहीं जा रहा। पानी के बीच जैसे तैसे कदम बढ़ाते चलते रहने पर जाने किस चीज़ के ऊपर तारिणी के पैर जा पड़े। उसकी छुअन से ऐसा लगा जैसे कोई वस्तु, कोई जीव है। कमर से झुककर नीचे ले जाकर
तारिणी ने उस वस्तु को ऊपर उठाकर देखा तो एक बकरी का छौना है, परंतु अब जीवित नहीं रहा, मर चुका है। उसे वहीं फेंक कर जैसे तैसे अपने घर दरवाजे के पास तारिणी पहुंचा। वहीं से जोर से पुकारने लगा, सुखिया, अरे ओ सुखिया रे। घर के अंदर प्रत्युत्तर में एक शब्द आया। एक असीमित आश्वासन से कंठ से सुखिया ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, यह देखो अपने घर में यहाँ हूँ। अपने घर की चौहद्दी में प्रवेश कर तारिणी ने देखा कि उसके आंगन में कमर भर पानी भर चुका है। सामने की बैठक के चबूतरे पर घुटनों तक पानी में खड़ी होकर मड़ई की छाजन के बांसों को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर सुखिया खड़ी हुई थी। तारिणी ने अपने मजबूत हाथों से उसका हाथ पकड़कर एक झटके से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, चल बाहर निकला। झंझा तूफान में ऐसे खतरनाक समय में क्या घर के अंदर रहा जाता है? कभी भी चरमराकर घर ढह जाएगा, उसी में दबकर मर जाएगी रे। तुम्हारे लिए ही तो सारे खतरे उठाकर यहाँ खड़ी हूँ। अगर यहाँ नहीं रहती तो तुम ही बतलाओ मुझे कहाँ ढूंढते भटकते। सुखिया को साथ लेकर चलते चलते पक्की सड़क पर पहुंचकर तारिणी खड़ा हो गया। फिर बोला, तुम ही बताओ सुखिया, क्या किया जाए। सुखिया ने दबी दबी जबान में कहा, अभी तो इस जगह पर ही ठहरे रहो। सब लोगों की जो दशा होगी हम लोगों की भी वही होगी। चिंता भरे स्वर में तारिणी ने अकुलाकर पूछा, अगर नदी की बाढ़ और अधिक बढ़ गई तब क्या होगा रे सुखिया? पानी की धारा से उठती हुई चिंगाड़ नहीं सुन रही? सुखिया ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, अब इसके बाद भी बाढ़ क्या और बढ़ेगी जी। अगर बाढ़ सचमुच ही और बढ़ जाएगी तो देश क्या बचा रहेगा? क्या भगवान पूरी सृष्टि को नष्ट कर डालेंगे? सुखिया द्वारा दिलाए गए भरोसों को मान लेने से, मन से ग्रहण कर लेने की तारिणी ने भरसक कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो पाया। तभी एक जोरदार हड़बड़ करता धड़ाम का शब्द हुआ, जिसके बाद बाढ़ का पानी दूर दूर तक छिटक गया। तारिणी ने सोच विचार कर कहा, हम लोगों वाला घर भी ढह गया रे सुखिया। अब और यहाँ मत ठहर, यहाँ से चल, दूर चले। बाढ़ का पानी अब तो मेरी कमर के ऊपर उठाया है, तुम्हारी तो छाती के जितना ऊंचा हो गया होगा। उसी अंधियारे जाने कहाँ से किसी की आकुल करहा उठी। ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाया, किंतु इतना स्पष्ट हुआ कि किसी स्त्री के गले की कातर ध्वनि चक्कर लगा रही है। अरे ओ लोगो, मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा मेरी छाती से छिटक कर पानी में जा गिरा। हाय मेरा बच्चा। तारिणी जल्दीबाजी करते हुए बोला, सुखिया तू यहीं ठहर, मैं पुकार की आवाज़ से थोड़ा स्वयं होकर आऊँ। इतना कहकर अंधेरे में गुम हो गया। बस केवल थोड़ी थोड़ी देर में उसके कंठ से शब्द सुनाई पड़ते रहे, कौन चिल्ला रहा है? कहाँ है? किस ओर से बोल रहा है? कहाँ गया बच्चा? साफ साफ बतलाओ। दूसरे ही क्षण पलट कर आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, इस ओर हूँ। तारिणी फिर जोर से चिल्ला, अच्छा उस ओर? इसी प्रकार भिन्न भिन्न कंठों से निकली आवाज़ों के संकेतों का आदान प्रदान कुछ देरी तक चलता रहा और अंत में इस तरह की आवाज़ों का उठना भी बंद हो गया। उसके बाद काफ़ी देर बाद तारिणी ने जोर से पुकारा, सुखिया, अरे ओ सुखिया। सुखिया ने भी जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ मैं इधर हूँ। उसके कंठ की ध्वनि को लक्ष्य करता हुआ तारिणी उसके पास जा पहुंचा। फिर हड़बड़ाहट में बोला, वहाँ से निकला सुखिया, ले मेरी कमर को अपनी बाहों में ठीक से जकड़ ले। बढ़ती ही जा रही नदी के बाढ़ के रंग ढंग कुछ अच्छे नहीं। उसकी इस बात का सुखिया ने कोई विरोध नहीं किया। बिना एक शब्द मुंह से निकाले उसने तारिणी की कमर के फेटे को मजबूती से पकड़ लिया। तब उसके बाद धीरे से पूछा, किसका बेटा गिर गया था? ढूंढ निकालने में सफल हो गए? हाँ सफल तो हुआ, उसे पा भी गया और पहचान भी गया, वह भूपति मल्ला का बेटा है। तारिणी ने बड़े गंभीर लहजे में कहा। बड़ी सावधानी से पानी को चिरते हुए वे दोनों बढ़ते चले गए, परंतु जहाँ वे इस आशय से बढ़ते थे कि वहाँ कर्मशः जमीन पर पहुँच जाएंगे, पर ठीक उल्टे पानी कर्मशः बढ़ता ही जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि अब सुखिया को पैदल चलना संभव नहीं था। तब तारिणी ने कहा, सुखिया तू मेरी गर्दन से पकड़कर पीठ पर चढ़ जा। उसने वैसा ही किया। कुछ देर बाद तारिणी हैरान होकर बोला, हम लोग अब किस दिशा में आ गए रे सुखिया? यह तो उसकी बात पूरी भी ना होने पाई थी कि इसके पहले ही वे दोनों अथाह पानी में डूब गए और दूसरे ही क्षण में उछलकर फिर पानी के ऊपर आ गए। डूबने उतरने के इसी क्रम में तारिणी बोला, ऊंची जमीन की ओर बढ़ने की जगह हम लोग तो नदी में ही आ पड़े रे सुखिया। अब तू मेरी पीठ पर से उतर जा। मेरे कमर के फेटे को जोर से पकड़कर पाँव चलाती हुई तैरते हुए उतारने की कोशिश कर। वे दोनों के दोनों तैरते हुए चल तो रहे थे, परंतु अब तैरने की दिशा उनकी मनमर्जी के अनुसार नहीं थी, बल्कि नदी की धारा उन्हें जिस ओर खींचे लिए जा रही थी वे उसी ओर बहते जा रहे थे। अंधकार और भी गाढ़ा और भी गंभीर हो गया। हू शब्द करता तूफानी बतास कान के पास हुंकार भर रहा था और उसी के साथ
मयूराक्षी नदी के बाढ़ का पानी हुड़मुड़ का शब्द मिल गया। सारा शरीर पानी में तो यह है ही, मुख का जो हिस्सा ऊपर है उस पर आंखों पर पड़ती हुई बारिश की बौछारें धनुष से फेंके हुए बाण की तरह चोट पहुंचा रही थी। बाढ़ की इस प्रबल धारा में तिनके के समान में बहते ही रहे। कितने समय तक उन्हें इस तरह बहते रहना पड़ा, अब तो इसका अनुमान लगा पाना भी कठिन हो गया। अब तो ऐसा जान पड़ रहा था जाने कितने महीनों कितने दिनों से वे लगातार बहते रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। उनकी देह कर्मशः अकड़ती जा रही है, जैसे कि अब कुछ बोल पाने की भी शक्ति नहीं रही। मयूराक्षी की ऊंची लहरें नाक में पड़ पड़कर बीच बीच में सांस लेना भी दुभर किए दे रही थी। ऐसी हाल बेहाल हालत में अचानक ही तारनी को चिंता हुई कि सुखिया के हाथ की मुट्ठी अब यह कैसे रूप की होती जा रही है। कंधों पर लदी उसकी देह क्रमशः भारी और भारी होती जा रही है। तब तारिणी ने ऊंची आवाज में पुकारा, सुखिया, अरे ओ सुखिया। होश हवास गंवाए पागल किसी आवाज में सुखिया ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तू तो बहुत अधिक डर गई लगती है। तुझे डरने की जरूरत क्या है, मैं तो हूं ना तेरे साथ। उसके दूसरे ही क्षण में तारिणी ने अनुभव किया कि वे दोनों बहुत गहरे पानी के अतल तल में चक्कर लगाते हुए डूबते चल रहे हैं। स्पष्ट लग रहा था कि अब वे नदी की धार की भंवर में आ पड़े हैं। फिर तो उसने अपनी शरीर की सारी शक्ति इकट्ठी करके पानी को ठेल देने की जोरदार कोशिश की। उसके कुछ देर बाद जान पड़ा कि अब वे पानी की धारा के ऊपर उठाए हैं, परंतु एक कुशल मल्लाह होने के कारण तारिणी अच्छी तरह जानता है कि बस अब यही एक बार फिर गहरे में डूबना पड़ेगा। अतः उस भंवर से छुटकारा पाने के लिए वह उससे परे परे हटकर आगे तैर जाने की कोशिश करने लगा। परंतु यह क्या, यह सुखिया क्या कर रही है? उसे तो नागपाश की तरह तारिणी को बहुत कस के कमजोर जकड़ लिया है। वह कुलाकर चिल्लाया, सुखिया, अरे ओ सुखिया। भंवर में चक्कर काटते काटते अब वे गहरे पानी के नीचे बह रहे हैं। सुखिया ने अपनी भुजाओं का जो बहुत ही जोरदार बंधन तारिणी के गले में डाल रखा है, उसके कारण तारिणी की देह भी निश्चेष्ट हो रही है। छाती के नीचे फेफड़े और हृदय यंत्र जैसे फट गए। सुखिया की भुजाओं ने जो जोरदार जकड़न लगा रखी है, उसे ढीला करने की तारिणी ने कोशिश की, परंतु जकड़न और जोरदार और मजबूत हो गई। उसने इस कदर फसली लगा दी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। थोड़ी सी हवा मिले, बस जरा सी प्राणवायु मिल जाए, इसी कोशिश में भारी पीड़ा से विकल होते हुए तारिणी झपट्टा मारकर पानी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु उसके ठीक दूसरे क्षण में ही उसका हाथ सुखिया के गले पर जा पड़ा। अपने दोनों हाथों के अत्यंत कड़े दबाव से बड़े क्रोध में उसने सुखिया के गले को दबाया, और उसका दबाना पागलों के से उन्मत्त और भयानक आक्रोश जैसा ही हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके अत्यंत बलवान शरीर की सारी शक्ति एक जगह इकट्ठी होकर बस उसकी मुट्ठी में आ समाई। उसके इस प्रकार जोरदार ढंग से सुखिया के गले पर वार करने का यह परिणाम हुआ कि अब तक उसकी देह पर जो बहुत भारी पत्थर का सा भार हुआ पड़ा था, वह अचानक ही खिसक कर अलग हो गया, और उसके साथ ही साथ तारिणी फिर नदी की जलधारा के बिल्कुल ऊपरी सतह पर उठाया और तैरने लगा। आह! उसने पूरी छाती भर बताश प्राणवायु को अंदर खींच लिया। नाक के रास्ते खींची हुई प्राणवायु से छाती को भरकर फुलाते हुए आकुल व्याकुल भाव से उसने प्रकाश और धरती को पाने की मनोकामना भी की।